नमस्ते। आज की इस बेहद खास और दिलचस्प चर्चा में हम एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो एक शांत जंगल से शुरू होकर एक आधुनिक महानगर तक पहुंचती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची की। बांस के जंगलों से लेकर भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक चमचमाती स्मार्ट सिटी बनने तक का इसका सफर वाकई कमाल का है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि सदियों के इतिहास, भूगोल और औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही शानदार नतीजा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, एक बिल्कुल शांत सा आदिवासी गांव अचानक से पूरे भारत में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला टियर 3 शहर कैसे बन गया। है ना हैरानी की बात। ये एक ऐसी पहेली है जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। हम यहाँ सिर्फ कुछ नई इमारतों या सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरी तरह से बदल चुके आर्थिक और सामाजिक ढांचे की। आखिर कैसे एक इलाका जो अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता था, अचानक से देश भर के युवाओं के लिए अवसरों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। सेक्शन 1, रांची की उत्पत्ति। चलिए गहराई में गोता लगाते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। रांची का इतिहास वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। ये सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी बस्ती बिल्कुल नहीं है। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की माने तो इस छोटा नागपुर क्षेत्र में 1400 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3500 साल पहले भी लोहे के धातुमल, मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजारों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक कि महान मगध साम्राज्य का भी इस क्षेत्र पर एक तरह का नियंत्रण था जो सम्राट अशोक के समय तक चला। कहने का मतलब ये है कि ये जमीन सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों के उत्थान और पतन की मूक गवाह रही है। अब बात करते हैं इसके नाम की, जो अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। रांची नाम आखिर आया कहाँ से? इसकी दो बड़ी मशहूर कहानियां हैं। पहली कहानी जुड़ी है उरांव जनजाति के शब्द आर्ची से। स्थानीय नागपुरी बोली में इसका मतलब होता है बांस का जंगल। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने अनजाने में आर्ची का गलत उच्चारण किया और वो रांची बन गया। वहीं दूसरी कहानी हमें मुंडारी शब्द रिची की तरफ ले जाती है। रिची असल में एक पक्षी है, काली चील, जो यहाँ के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के आसपास बहुत पाई जाती थी, और इसी चीलों की पहाड़ी की तलहटी में ये शहर बसने लगा। दोनों ही कहानियां एक बात तो बिल्कुल साफ करती हैं कि इस शहर की जड़ें प्रकृति और आदिवासी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। सेक्शन 2, विद्रोह से राज्य की राजधानी तक। प्राचीन काल से आगे बढ़ें तो इस इलाके ने काफी उथल-पुथल देखी। मुगलों के प्रभाव से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक यहाँ सत्ता के कई टकराव हुए। नागवंशी राजाओं ने यहाँ एक लंबे अरसे तक स्वतंत्र रूप से शासन किया, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और जाहिर है, जब दबाव पड़ता है तो विद्रोह होना तय है। आज के आधुनिक रांची की नींव असल में कई कड़े संघर्षों पर रखी गई है। जरा इन तारीखों पर ध्यान दीजिए। 1833 में कैप्टन विल्किंसन ने यहाँ अपना मुख्यालय बनाया, लेकिन ये कोई शांति का दौर नहीं था। 1857 के महान विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया और 2 साल तक आज़ाद शासन भी किया, इससे पहले कि उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आता है 1900 का वो दुखद साल, जब इस मिट्टी के महान सपूत स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी का रांची की जेल में निधन हो गया। ये जमीन हमेशा से बलिदानों की जमीन रही है, और आखिरकार इन लंबे संघर्षों और दशकों के झारखंड आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को रांची एक नए राज्य झारखंड की राजधानी बन गई। सेक्शन 3, जलवायु और विस्फोटक विकास। चलिए अब देखते हैं कि इतिहास के पन्नों से आगे बढ़कर यहाँ के भूगोल और मौसम ने इसकी किस्मत कैसे बदली। छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से में बसे होने के कारण रांची का भूगोल बहुत ही अनोखा है, और जैसे ही यह एक प्रशासनिक केंद्र बना, इस खास भूगोल ने विकास की एक ऐसी लहर पैदा की जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो इसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या CWA के रूप में जाना जाता है। अपनी पहाड़ी स्थलाकृति और घने उष्णकटिबंधीय जंगलों की वजह से यहाँ का मौसम बाकी राज्य के मुकाबले हमेशा बहुत सुहाना रहा है। यही वजह थी कि एक दौर में ये बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चिंताजनक ट्विस्ट भी है। बेतहाशा पेड़ों की कटाई और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते इस शहर का औसत तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है।
वो ठंडक जिसने कभी इसे समर कैपिटल बनाया था, अब खतरे में है। और जहां तक शहरीकरण की बात है, जरा इस पॉपुलेशन ग्राफ पर नजर डालिए। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 1901 में जहां आबादी सिर्फ करीब 26,000 थी, वहीं 1971 आते आते ये 2.5 लाख के पार चली गई। लेकिन असली धमाका तो साल 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद हुआ। 2011 की जनगणना तक शहर की आबादी 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ये अचानक आया उछाल दरअसल रोजगार की तलाश में आए प्रवासियों, नए रीजनल ऑफिसों, बैंकों और एफएमसीजी कंपनियों के खुलने का सीधा नतीजा था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे मजेदार है वो ये कि इस जनसंख्या विस्फोट ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। रांची अब एक भाषाई मेल्टिंग पॉट बन चुका है। बेशक यहाँ करीब 56% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ ही 12.2% उर्दू, 10.2% स्थानीय नागपुरी और लगभग 3.5% बंगाली और 3% कुड़ुख बोलने वाले लोग भी यहाँ हैं। ये आंकड़े इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे इस शहर के विकास ने पूरे भारत से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। ये विविधता ही आज रांची की नई पहचान बन चुकी है। सेक्शन 4, भारत का रूहर। तो भाई अब सवाल ये है कि आखिर इस विशाल पलायन और पॉपुलेशन बूम के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? जवाब इस शहर के औद्योगिक ढांचे में छिपा है। खनिज संपदा यानी मिनरल से भरे इस छोटा नागपुर पठार में बसे होने के कारण इस इलाके को भारत का रूहर कहा जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है, जिसने रांची को सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल दिया। जरा इन बड़ी कंपनियों और संस्थानों के नाम सुनिए, आप खुद इसका स्केल समझ जाएंगे। 1958 में बनी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC, जिसने अकेले ही इस शहर को प्रशासनिक सह औद्योगिक शहर बना दिया। उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का रिसर्च सेंटर, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय और मेकॉन लिमिटेड जैसे दिग्गज नाम यहीं मौजूद हैं। और ध्यान दीजिए, बात सिर्फ भारी उद्योगों तक सीमित नहीं है। STPI रांची का यहाँ होना ये बताता है कि IT सेक्टर में भी ये शहर तेजी से अपने पैर जमा रहा है। तो इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला? स्क्रीन पर इस एक आंकड़े को देखिए, 16.8%। ये आंकड़ा पूरी कहानी बयां कर देता है। 2010 में ACSOCAM द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार टियर 3 शहरों में रोजगार पैदा करने के मामले में रांची 16.8% हिस्सेदारी के साथ पूरे भारत में सबसे आगे था। इसने मैंगलोर और मैसूर जैसे मशहूर शहरों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये नंबर इस बात पर मुहर लगाता है कि कैसे औद्योगिकरण ने इस शहर को अवसरों की एक खुली खादान बना दिया। सेक्शन 5, झरने, विकेट और अजूबे। चलिए इन भारी उद्योगों, कंपनियों और डेटा से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक शहर सिर्फ फैक्ट्री और ऑफिस से थोड़ी ना बनता है। ये बनता है अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने आसपास की खूबसूरती से। रांची का एक बहुत ही शानदार और जीवंत पहलू भी है जो इसे बाकी इंडस्ट्रियल शहरों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और जब हम आज के आधुनिक रांची की बात कर रहे हों, तो स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं? ये बात अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे एक छोटे शहर का टैलेंट पूरी दुनिया में छा सकता है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का घर यहीं है। यहाँ का आधुनिक JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि बड़े इंटरनेशनल मैचों, IPL और चैंपियंस लीग तक की मेजबानी कर चुका है। इसके साथ ही हॉकी इंडिया लीग और नेशनल गेम्स ने भी रांची को भारत के स्पोर्ट्स मैप पर एक बहुत मजबूत जगह दिलाई है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस शहर की असली सुंदरता इसकी प्रकृति और इतिहास में बसती है। इस शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है। दशम, हुंड्रू और जोन्हा जैसे लुभावने झरने इसके प्राकृतिक रत्न हैं। इतिहास की बात करें तो 1691 में ठाकुर अनीनाथ शाहदेव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर और नागवंशियों का रातू महल आज भी पुराने दौर की विरासत को समेटे हुए हैं। और अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर थोड़ी शांति चाहते हैं तो कांके डैम और टैगोर हिल बेहतरीन जगह हैं। वही टैगोर हिल जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज रांची स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। इकोनॉमी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और नई नई गगनचुंबी इमारतें आसमान छू रही हैं।
लेकिन जैसा कि हमने जलवायु वाले हिस्से में देखा, इस तेजी का असर सीधे तौर पर प्रकृति पर पड़ रहा है। तो सवाल यही बचता है, विकास की इस अंधी दौड़ में क्या ये शहर उस बांस के जंगल, उन ठंडी हवाओं और उन झरनों को बचा पाएगा जिन्होंने इसे इसकी असली पहचान दी थी? क्या एक आधुनिक स्मार्ट सिटी और उसकी पुरानी प्राकृतिक आत्मा एक साथ जिंदा रह सकते हैं? ये एक ऐसी कश्मकश है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।